फिल्में सिर्फ फिल्म नहीं होती, आप पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा दे जाती है, वो दे जाती है जिसकी आपको तलाश होती है। इन दिनों मोटिवेशन हर किसी को चाहिए। कहीं ना कहीं हर कोई खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और आपको वो एक पुश चाहिए होता है जो इसमें आपकी मदद करे। ये फिल्म आपको वो पुश देती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चंदू चैंपियन मूवी को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी 2017 के मुरलीकांत पेडकर के बुढ़ापे से शुरू होती है, जहां पर कि मुरलीकांत पेडकर अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं और वो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सचिन कामले के पास भारत के राष्ट्रपति पर चीटिंग का केस दर्ज करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया था। और आज 40 साल बाद उन्हें अवार्ड क्यों चाहिए वो ये भी बताते हैं। वो बताते हैं कि बाजू वाले गाँव में हाल ही में किसी को साहित्य पुरस्कार मिला है, जिस वजह से उनका गांव जो है वो पूरी तरह से शहर में बदल गया है। लेकिन उनका जो गांव है उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। ना तो वहाँ पर सड़क है, ना ही संडास है और ना ही किसी प्रकार की सुविधा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि उनका गांव भी शहर की तरह थोड़ा डेवलप हो जाए। अब वो इस अर्जुन पुरस्कार के हकदार है या नहीं, वो अपने मेडल को दिखा तो इस कहानी को फ्लैशबैक में ले जाते हैं। तो कहानी जो है वो 1952 में स्वतंत्र भारत में पहुंच जाती है, जहां हम स्वतंत्र भारत को ओलंपिक के इंडिविजुअल गेम में पहला मेडल दिलाने वाले खासावा यादव की स्वागत यात्रा को देख पाते हैं। अपने बड़े भाई के कंधे पर बैठकर इस जश्न में शामिल हुआ छोटा मुरली तय कर लेता है कि उसे भी खासावा जैसा चैंपियन बनना है। सांगली के इस्लामपुर में रहने वाले इस मुरली को ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी है और ना ही पापा की तरह टेलरिंग में। चैंपियन बनने का सपना देखने वाले इस बच्चे को सही दिशा मिलती है। तारा सिंह की कुश्ती देखकर चंदू उन्हें गुरु मान लेता है और फिर इस्लामपुर के अखाड़े में वो अपनी कुश्ती की शुरुआत करता है। लेकिन इस छोटे मुरली को शुरुआत में किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। उसे लोग चंदू चैंपियन कहकर चढ़ाते थे। तो अखाड़े में ही चंदू ने अपने कई साल बिता दिए और इसी तरह से वो बड़ा होता गया। लेकिन आज भी जब वो किसी से कहता है कि उसे चैंपियन बनना है तो लोग उसे चंदू चैंपियन ही कहते हैं। अब उस्ताद जी अपने अखाड़े के सभी लोगों को बताते हैं कि बाजू वाले गांव का एक पावरफुल आदमी का बेटा, जो कि उनका भांजा भी है, वो अखाड़े में उतरने वाला है और कल कुश्ती प्रतियोगिता में वो शामिल भी होगा। लेकिन हमें उसे हराना नहीं है बल्कि जिताना है, क्योंकि अगर वो कल हार गया तो उसके पिता जो है वो हमारी चटनी बना देंगे। इसलिए दगड़ू को जिताना ही होगा और सभी को मालूम है कि दगड़ू से जो भी लड़ेगा वो तो आराम से जीत ही जाएगा। इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम दगड़ू से चंदू को लड़ाएंगे, क्योंकि चंदू जो है वो अखाड़े में कई सालों से आ तो रहा है, लेकिन उस्ताद जी ने अभी तक उसे दाव पेच नहीं सिखाए हैं। इसलिए दगड़ू चंदू से आराम से जीत जाएगा। तो जब चंदू अपने पिता से कुश्ती की परमिशन लेता है तो उसके पिता उसे बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ कुश्ती की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी और अब चंदू का मैच भी शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ यहाँ पर चंदू के पिता उसे कहते हैं कि आज उसका परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, अगर वो पास हो जाएगा तो वो जरूर चला जाएगा, लेकिन अगर वो फेल है तो फिर उसे दुकान जाना होगा। जिस वजह से सबसे पहले वो जाते हैं स्कूल में, जहाँ पर कि पता करने पर उन्हें मालूम चलता है कि चंदू जो है वो फेल हो चुका है। जिस वजह से चंदू अपने पिता से बिना बताए ही अखाड़े की तरफ भाग निकलता है और तुरंत ही कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होता है, जहाँ पर की सारी जनता को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि चंदू जो है वो इस मैच को बुरी तरह से हारेगा, क्योंकि चंदू को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। उन्हें लगता है कि वो बहुत कमजोर है और जब वो लोग चंदू चैंपियन कहकर उसे चढ़ाने लगते हैं तो यहाँ पर चंदू को गुस्सा आ जाता है और वो दगड़ू को उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे कि वो ये कुश्ती का मैच जीत जाता है। तब दगड़ू के पिता को ऐसा लगता है कि उनके बेटे के साथ धोखेबाजी हुई है और उन्होंने किसी अच्छे खिलाड़ी से दगड़ू को लड़ाया है, जिस वजह से वो लोग चंदू को मारने के लिए कहने लगते हैं। जिस वजह से चंदू यहाँ से भाग निकलता है। वो लोग चंदू का काफी देर तक पीछा भी करते हैं, लेकिन चंदू यहाँ से ट्रेन पर चढ़ जाता है, वरना वो लोग उसे मार देते। तो ट्रेन में चढ़ाने के लिए जिस आदमी ने चंदू को हाथ दिया था उसका नाम कर्नेल है और कर्नेल यहाँ पर चंदू का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। और चंदू यहाँ पर जब कर्नेल को अपनी सारी स्टोरी बताता है तो कर्नेल उससे कहता है कि अगर उसे ओलंपिक में गोल्ड जीतना है तो उसे सबसे पहले फौज में भर्ती होना चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ पर यही करने आया है। वो चंदू को मेजर ध्यानचंद और मिल्खा सिंह का उदाहरण बताते हुए कहता है कि इन लोगों ने भी यही किया है और वो भी बॉक्सिंग में ओलंपिक खेलना चाहता है, इसलिए वो फौज में भर्ती हो रहा है। और अगले दिन आर्मी की भर्ती थी, जिस वजह से कर्नल चंदू को भी लेकर वहाँ चला जाता है, जहाँ पर कि चंदू ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिस वजह से उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। जिस वजह से ट्रेनिंग के लिए अब उन्हें सिकंदराबाद भेजा जाता है, जहाँ पर कि उस्ताद जी उन सभी को नमूने कहकर बुलाते हैं
और उनकी इतनी अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब रात को चंदू सभी लोगों से कहता है कि वो ओलंपिक में जाएगा और वहाँ जाकर गोल्ड जीतेगा। ये बात सुनने के बाद उनमें से कुछ लोग जो है वो हंसने लगते हैं और चंदू के साथ हमेशा से ऐसा होता आया है, जब भी वो ये बात कहता है तो लोग उस पर हंसते हैं, जिस वजह से चंदू जो है वो उनसे झगड़ा मोड़ लेता है। लेकिन तब यहाँ पर उस्ताद जी आ जाते हैं। उस्ताद जी चंदू को झगड़ा करते हुए देख लेते हैं, जिस वजह से उस्ताद जी सजा के रूप में चंदू को भरी बारिश में मैदान में गुलाटी मारने को कहते हैं और साथ ही साथ उसे घर जाने के लिए भी कहते हैं। लेकिन चंदू कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे चैंपियन बनना है और ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। जिस अंदाज में चंदू उनसे ये बातें कह रहा था तो उस्ताद जी उसे सुबह 6 बजे मिलने के लिए कहते हैं और वो उसे अगली सुबह टाइगर अली से मिलाते हैं। टाइगर अली बॉक्सर के एक ट्रेनर है और उन्हें बॉक्सिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। टाइगर अली फौज में सोल्जरों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिया करते हैं और चंदू उन्हें बताता है कि वो एक पहलवान है और वो कुश्ती खेलता है। लेकिन टाइगर अली कहते हैं कि बॉक्सिंग में पहलवान का कोई भी काम नहीं है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन चंदू उनके सामने गड़गड़ाने लगता है और एक मौका मांगने लगता है, जिस पर कि टाइगर अली जो है वो चंदू से कहते हैं कि अगर उसने हमारे एक बॉक्सर को पंच मार दिया तो वो सिलेक्ट है, लेकिन अगर वो 1 मिनट के अंदर पंच नहीं मार पाया तो वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद चंदू जो है वो उससे बॉक्सिंग करने लगता है और आखिर में वो उस बॉक्सर को एक पंच भी मार देता है, जिस वजह से अगले ही दिन से चंदू की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाती है और टाइगर अली उसे छोटा टाइगर नाम देते हैं। कहीं ना कहीं टाइगर अली ने चंदू के अंदर वो बात देख ली थी कि वो कुछ कर सकता है, जिस वजह से वो उस पर ध्यान देने लगे थे और अब धीरे धीरे चंदू जो है वो मजबूत होने लगा था और काफी ज्यादा मेहनत भी करने लगा था। कुछ महीनों के बाद चंदू जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और बॉक्सिंग की हर एक चीज सीख लेता है और अब चंदू जो है वो बॉक्सिंग की प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से रेडी था और अब उसे जापान के समर ओलंपियाड खेल के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया था। अगले ही दिन उन्हें जापान के लिए निकलना था तो वो सभी लोग प्लेन से निकलने वाले थे। मौसम थोड़ा खराब था और यहाँ पर चंदू को बहुत अच्छे से मालूम है कि प्लेन जो है वो क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ महीने पहले के अखबार में पढ़ा था कि प्लेन क्रैश होने की वजह से 63 लोग मारे गए थे। इसलिए वो टाइगर अली से कहता है कि क्या हम कल जा सकते हैं, जिस पर कि टाइगर अली जो है वो उसे फटकार लगाते हुए सीधा चलने के लिए कहते हैं। प्लेन में बैठने के बाद चंदू खुद तो डरता ही है, साथ में और भी लोगों को डरा देता है, लेकिन बाद में जैसे ही प्लेन ऊपर जाता है चंदू अपने आप चुप हो जाता है। तो अब जापान पहुंचने के बाद चैंपियनशिप शुरू होने से पहले टाइगर अली जो है वो चंदू को सब कुछ बता देते हैं। सारे देश के जो बॉक्सर हैं उनके बारे में बताते हैं कि किसी की स्ट्रेंथ तेज है तो किसी की स्पीड तेज है, किसी का लेफ्ट हैंड ज्यादा चलता है तो कोई थका थका कर मारता है। और यहीं पर चंदू इंटरनेशनल जर्नलिस्ट नयनतारा से मिलता है और पहली बार वो किसी लड़की से मिला था, इसलिए वो नयनतारा से मिलकर खुश हो गया था। तो अब बॉक्सिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था, जहाँ पर कि चंदू का दोस्त कर्नेल भी इस चैंपियनशिप में शामिल था। तो यहाँ पर बॉक्सिंग का मैच शुरू होता है और चंदू जो है वो आसानी से 3 नॉकआउट मैच आसानी से जीत लेता है और सभी को बारी बारी से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जो देखकर नयनतारा जो है वो खुश हो जाती है और वो चाहती है कि चंदू इंटरव्यू दे। लेकिन टाइगर अली कहते हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और युगांडा का बॉक्सर का मैच भी हमें देखना है। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता है और नयनतारा के पास इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। तो अब अगले दिन सेमीफाइनल में चंदू का मैच जो है वो युगांडा के एक बहुत ही पावरफुल बॉक्सर से होने वाला था, जो कि इस चैंपियनशिप में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंदू का भटकाव जो है वो नयनतारा थी, वो बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा था, जिस वजह से वो पूरी तरह से बॉक्सिंग में फोकस नहीं कर पा रहा था और ये सब कुछ टाइगर अली भी देख रहे थे। तो इस बॉक्सिंग के मैच के दौरान सेकंड राउंड खत्म होने के बाद युगांडा का बॉक्सर जो है वो चंदू को ऐसा सॉलिड पंच मारता है कि वो नॉकआउट हो जाता है और ये मैच चंदू जो है वो हार जाता है। तो मैच हारने के बाद चंदू के हाथ ब्रॉन्ज मेडल आता है और अब ओलंपिक जाने का सपना भी उसका टूट चुका था, क्योंकि अगर वो गोल्ड लाता तभी वो ओलंपिक में जा पाता। जिसके बाद उनकी पोस्टिंग जो है वो कश्मीर में हो जाती है, जहाँ पर कि चंदू, कर्नेल और टाइगर अली भी वहाँ मौजूद थे। तभी चंदू के पास एक चिट्ठी आती है और उसे ओलंपिक के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, जिस वजह से वो दौड़ता हुआ टाइगर अली के पास जाता है, जिन्होंने कई महीनों से चंदू से बात नहीं की थी क्योंकि वो चंदू से गुस्सा थे। लेकिन यहाँ पर भी वो उसे सुनाते हुए कहते हैं कि जो सपना उसने देखा था वो मैंने भी देखा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से अधूरा है। और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है, जिस वजह से कई सारे फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर हमला कर देते हैं और काफी सारे सोल्जर्स जो है वो मारे जाते हैं।
यहाँ पर चंदू का सबसे अच्छा दोस्त कर्नेल भी मारा जाता है और टाइगर अली भी पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, जिस वजह से वो उन्हें एक सेफ जगह पर ले जा रहा होता है। लेकिन तभी बीच में चंदू को गोलियां लग जाती है और धीरे धीरे करके उसे 9 गोलियां लग जाती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। और अब चंदू की आंख 1967 के उधमपुर के एक आर्मी हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर कि 2 साल बीत चुके थे और चंदू अभी तक बेहोश था। 9 गोलियां लगने के बावजूद यहाँ पर चंदू जो है वो मारा नहीं गया था, बल्कि 2 साल से बेहोश था। और बेड से नीचे गिरने के बाद आज उसकी आंख खुली, जहाँ पर कि कर्नल सर उसे देखने के लिए आए थे। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो चंदू जो है वो उनकी गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि चंदू को ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये पाकिस्तानी है, जिस वजह से वो उनकी गर्दन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी कर्नल जो है वो उंगली से इंडिया का फ्लैग बताते हुए कहते हैं कि वो इंडिया में ही हैं। ये देखने के बाद ही चंदू ने उनकी गर्दन छोड़ी थी। ये देखकर कर्नल कहते हैं कि 2 साल तक बेहोश रहने के बावजूद उसके हाथों में अभी बहुत जान है। जिसके बाद यहाँ पर चंदू को सब कुछ बता दिया जाता है कि उसे 9 गोलियां लगी थी, जिसमें से 8 गोलियां तो उन्होंने निकाल दी है, लेकिन 9वीं गोली जो है वो रीढ़ की हड्डी में कहीं अटकी हुई है और अगर वो उसे निकालेंगे तो जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उसका ऑपरेशन भी होगा और उसकी अटकी हुई गोली को निकाला जाएगा। तो दूसरे हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन भी हो जाता है, जहाँ पर कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और चंदू को मालूम चलता है कि जो अटकी हुई गोली थी वो नहीं निकल पाई है, जिस वजह से कमर के नीचे का कोई भी अंग चंदू का काम नहीं कर रहा था। इसलिए वो बहुत रोता है, क्योंकि वो एक स्पोर्टमैन आदमी है। तो चंदू को वापस गांव भी नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि उसके घर वालों का मानना है कि अगर वो यहाँ पर रहा तो उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। घर पर रहेगा तो उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ उसके भाई ने उससे कहा था, जिस वजह से चंदू फिर से अकेला पड़ चुका था। अपने घर वालों को इस तरह जाता हुआ देख चंदू भी रो पड़ता है। और फिर हॉस्पिटल में चंदू की मुलाकात टपास से होती है, जो कि यहाँ का कर्मचारी है। किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है तो सभी लोग टपास से कहते हैं। दारू लाने से लेकर सट्टे में पैसे लगाने तक का काम टपास का होता है। तो चंदू यहाँ पर रहने तो लगा था, पर वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर एक रात वो टपास के साथ मिलकर शराब पीता है और सट्टे में कुछ पैसे भी लगवाता है। टपास तो कई सालों से सट्टे में पैसे लगा रहा है, लेकिन उसका तो सट्टा कभी नहीं फंसा। लेकिन यहाँ पर चंदू ने जो नंबर दिए थे वो नंबर बताने पर उस रात चंदू की लॉटरी लग चुकी थी और 40,000 रुपए उन्होंने सट्टे में कमा लिए थे। और उसी रात उसने 30 नींद की गोलियां भी खा ली थी, लेकिन चंदू ने ढेर सारी उल्टियां कर दी थी, जिस वजह से चंदू को कुछ नहीं हुआ। चंदू को अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से उसने पानी को अपनी जमीन बना ली और स्विमिंग सीखना शुरू किया। चंदू के पैर नहीं चलते हैं, इसके बावजूद उसने स्विमिंग सीख ली थी। अब ज्यादातर टाइम चंदू जो है वो स्विमिंग पूल में ही बिताता है, क्योंकि उसे वहीं पर ज्यादा अच्छा लगने लगा था। और फिर एक दिन मुलाकात होती है उसकी टाइगर अली से। उन्हें देखकर चंदू को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो भी मारे गए हैं, लेकिन वो जिंदा थे। अब टाइगर अली जब चंदू से मिलते हैं तो सबसे पहले वो उसे अपने सपनों से रूबरू कराते हैं कि उसका सपना ओलंपिक में गोल्ड जीतना था। किस खेल में जीतना था ये जरूरी नहीं है। टाइगर अली चंदू को पैरा ओलंपिक के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये कहानियां जरूर सुनी होगी कि किसी के हाथ नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। किसी के पैर नहीं है, इसके बावजूद वो स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत लेता है। किसी को कोई ट्रक कुचल कर चला जाता है, इसके बावजूद वो 350 किलो का वेट उठाकर गोल्ड जीतता है। जब ये सभी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। असली जीत किसी खिलाड़ी को हराने में नहीं होती, असली जीत उस आवाज को हराने में होती है जो कहती है कि तुम पहले ही हार गए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद चंदू जो है वो पैरा ओलंपिक में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। उसके पैर नहीं थे, इसके बावजूद वो स्विमिंग में पैरा ओलंपिक में जाना चाहता था। तो टाइगर अली यहाँ पर चंदू को स्विमिंग की ट्रेनिंग देने लगते हैं, जहाँ पर कि वो काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन टाइमिंग ठीक तरह से नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से उसे और भी ज्यादा जोर लगाने की जरूरत थी, जिस वजह से उसकी ट्रेनिंग जो है वो और भी ज्यादा हार्ड कर दी जाती है। धीरे धीरे करके वो अच्छी स्विमिंग करने लगता है और अब टाइमिंग भी अच्छी खासी आने लगी थी, जिस वजह से अब वो पैरा ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो पैरा ओलंपिक के गेम्स जो है वो जर्मनी में होने वाले थे। वो सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उसी दिन वहाँ पर एक जोरदार अटैक हो जाता है, जिस वजह से
इस पैरा ओलंपिक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर कि स्विमिंग के कॉन्टेस्ट चालू होते हैं, जिसमें कि 10 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर चंदू को टॉप 4 में आना था। अगर वो टॉप 4 में आ जाता है तो वो अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा। धीरे धीरे करके वो टॉप 4 में आ भी जाता है। लेकिन जो टॉप 2 के स्विमर्स थे वो बहुत ही ज्यादा तेज थे और वो आसानी से इस रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगली रेस में चंदू को टॉप 3 में आना था और यहाँ पर भी चंदू जद्दोजहद करके टॉप 3 में आ जाता है और हर बार की तरह टॉप 2 के जो स्विमर्स हैं वो आसानी से इस कॉन्टेस्ट को पूरा कर लेते हैं। अब अगले दिन फाइनल रेस थी, जहाँ पर कि सभी को ऐसा लग रहा था कि चंदू इस रेस में पीछे रह जाएगा, क्योंकि टॉप 2 हमेशा से आगे रहे हैं। जैसे ही अगले दिन की रेस शुरू होती है, जहाँ पर कि चंदू को अपने पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जहाँ पर कि कोई उसे गालियां दे रहा है तो कोई उसे चंदू चैंपियन कहकर पुकार रहा है, कोई उसे पत्थर मार रहा है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो इस रेस में टॉप कर जाता है और फर्स्ट प्राइज मतलब कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड हासिल कर लेता है। ये देखकर पूरा देश जश्न मनाता है, क्योंकि कोई पहला इंसान था जिसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड पाया था। अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड वाली बात किसी को भी नहीं मालूम थी, जिस वजह से मुरलीकांत पेटकर को अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन की गई और पता चला सिकंदराबाद में वो ट्रेनिंग में मौजूद थे, जिसके बाद सारे रिकॉर्ड को निकाले गए और पैरा ओलंपिक के गेम्स के रिकॉर्ड से मैच किए गए तो सभी को मालूम चला कि मुरलीकांत पेटकर ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड पाया था, जिस वजह से सभी लोग, बड़े बड़े लोग मुरलीकांत पेटकर के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि उन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, रियलिस्टिक और बायोपिक सिनेमा के गुड़ी निर्देशक कबीर खान की कहानी में पत्रकार कहती है, ये कहानी भले अविश्वसनीय लगे मगर कहना जरूरी है। बाकी फिल्म के आगे बढ़ने के साथ साथ यह कथन साकार होने लगता है। फिल्म में चंदू का एक डायलॉग है, हंसता काय को है, मैं कर लेगा। और वाकई जब वह इस नामुमकिन काम को कर दिखाता है तब यही ख्याल आपके जहन में पक्का आता होगा कि दुनिया भले आपको चंदू, चौमू या पप्पू कहकर मजाक उड़ाए, मगर लगातार कोशिश करने पर आप सबकी बोलती बंद कर सकते हैं। कबीर खान की खूबी है कि उन्होंने इस बायोपिक का कहीं भी महिमा मंडन नहीं किया। उन्होंने अपनी कहानी में 1950 से 2018 के कालखंड को बखूबी दर्शाया है। वॉर और बॉक्सिंग रिंग वाले दृश्य खूब जमे हैं। उन्होंने मुरलीकांत के आंतरिक संघर्ष को खूबसूरती से दर्शाया है। फिल्म कहीं कहीं पर धीमे जरूर होती है और साथ ही फिल्म में किसी लव एंगल का ना होना भी दर्शकों को अखर सकता है। मुरलीकांत की निजी जिंदगी, उनकी पत्नी और परिवार की कुछ झलक दिखाई जाती तो अच्छा था, मगर अंत में फिल्म कभी हार न मानने वाले जज्बे का जश्न मनाती है और दर्शक इस फील गुड की भावना के साथ बाहर निकलते हैं। मुरलीकांत पेटकर के रूप में कार्तिक आर्यन ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने इस पहलवान, फौजी, बॉक्सर और स्विमर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरे 2 साल लगाए और 18 किलो वजन कम किया। उनकी एक कड़ी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। मोटे पतले होने के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ बेइमोशन की बारीकियों को दर्शाने में कामयाब रहे। कार्तिक ही क्यों, हर कलाकार अपने किरदार में लिखता है, चाहे वो भाई के किरदार में अनिरुद्ध दवे हो या दोस्त के रोल में भुवन बाम। विजय राज टाइगर अली की भूमिका में अपनी छाप छोड़ते हैं तो श्रेयस तलपड़े इंस्पेक्टर सचिन कामले के रूप में कहानी में हल्के फुल्के लम्हों को जोड़ते हैं। यशपाल शर्मा, सोनाली कुलकर्णी और राजपाल यादव ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया। सहयोगी कास्ट अच्छी है और चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन से जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। हमेशा हल्के फुल्के बॉय नेक्स्ट डोर के किरदार में नजर आने वाले कार्तिक यहाँ प्योर गोल्ड बनकर उभरे हैं। मुरलीकांत पेटकर के किरदार के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया। फिल्म अलग अलग फेज से गुजरती है। मुरली का बचपन जो देखना मजेदार है, फिर उसका आर्मी में जाना, जंग में लगभग अपनी जान खो देना और फिर पैरा ओलंपिक, इन सभी फेज के साथ कार्तिक आर्यन भी बदलते हैं। उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते थे। आपके अंदर जो जोश आएगा उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। कार्तिक ने अपने रोल के लिए बेहद मेहनत की है। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग उन्होंने फिल्म के लिए कैमरा के सामने ही नैन पर्दे के पीछे भी की थी। ऐसे में उनसे मेहनत की असलियत को आप देख सकते हैं। इसी तरह स्विमिंग में भी की गई मेहनत साफ दिखती है। कार्तिक को देखते हुए आप मुरलीकांत पेटकर के स्ट्रगल को समझ पाते हैं। मुरलीकांत के एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते अपने शरीर के ना चलने की वजह से महसूस होने वाली लाचारी और सीने में होने वाला दर्द को आप साफ समझ सकते हैं। ये सब कुछ कार्तिक आर्यन ने अपने काम के जरिए पर्दे पर उतारा है। ये उनकी अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है।
इसमें कोई दो राय नहीं। और कार्तिक का भरपूर साथ इस फिल्म में दिया है विजय राज ने। विजय मुरली के कोच टाइगर अली का किरदार निभा रहे हैं। इस कोच और जवान के रोल में उन्होंने कमाल का काम किया है। मुश्किल से ही कोई ऐसा रोल होगा जिसे विजय राज नहीं निभा सकते, लेकिन बहुत से ऐसे रोल्स भी हैं जिन्हें वो औरों से बेहतर निभाकर अपनी ही परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर देते हैं। वो टाइगर अली के रोल के साथ उन्होंने किया है। कार्तिक के डेडिकेशन में उनका सपोर्ट दिखाया जा सकता है। मुरली की जीत पर आंसू बहाते टाइगर अली को देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। और डायरेक्टर कबीर खान का बायोपिक बनाने का अपना एक अलग तरीका है। वो बहुत आराम से अपनी कहानी को कहते हैं, बिना किसी लाउड म्यूजिक और ड्रामेटिक अंदाज में। उन्होंने मुरली के इमोशन और स्ट्रगल को सबके सामने रखा है और फिल्म अच्छी रफ्तार से चलते हुए कई उतार चढ़ाव से गुजरती है। मुरली की जिंदगी की कहानी कई मौकों पर आपको हंसाती भी है, खुश करती है, रुलाती भी है और फिर आपको प्रेरणा देती है बड़े सपने देखने की। और इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।